नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। प्रवासियों की वापसी के साथ ही बिहार में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है उस पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना ने बिहार में 2000 का आंकड़ा पार कर लिया है। आज अभी तक 118 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2105 तक पहुंच चुकी है। आज बेगूसराय से 17, मधेपुरा से 2, अरवल से 1, समस्तीपुर से 10, नवादा से 3, खगड़िया से 5, गोपालगंज से 9, सुपौल से 1, पटना से 9, कटिहार से 19, तो वहीं मधुबनी से 34, सारण से 6, पूर्वी चंपारण से 1 और वैशाली से 1 मामला सामने आया है। तो वहीं बिहार में अब तक 629 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में अब तक 58,905 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें 2,105 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे मजदूरों और प्रवासियों को लेकर फैसला लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला पदाधिकारी को मजदूरों को 2 कैटेगरी में बांटने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने डीएम एसपी को पत्र लिखकर कई निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रवासी मजदूरों के कारण बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया है। कैटेगरी का में सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु से आने वालों को रखा गया है। कैटेगरी ख यानी कि कैटेगरी बी में देश के दूसरे शहरों से आने वालों को रखा गया है। कोरोना से बढ़ते मामलों में आज पाया गया कि पॉजिटिव मरीजों में उनकी संख्या अधिक है जो दिल्ली, मुंबई और गुजरात से आए हैं। जो प्रवासी मजदूर कैटेगरी का यानी कि ए में हैं, आएंगे, उन्हें प्रखंड स्तर पर संचालित क्वारंटीन सेंटरों में 14 दिनों तक रखा जाएगा। उसके बाद अगर उनमें कोई कोरोना का लक्षण नहीं दिखता है तो अगले 7 दिनों तक वो होम क्वारंटीन में रहेंगे। प्रखंड स्तर पर चलने वाले क्वारंटीन सेंटरों का संचालन प्रखंड मुख्यालय में होगा। जगह कम होने पर प्रखंड मुख्यालयों से सटे पंचायत के उपायुक्त और दरअसल उपयुक्त जो भवन है उनमें उन्हें रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के नियमों के मुताबिक अगली कार्यवाही होगी। जो मजदूर कैटेगरी ख में हैं, उन्हें तब सीधे होम क्वारंटीन में रखा जाएगा जब उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा। अगर कैटेगरी ख में आने वाले कोई मजदूर कैटेगरी क में संपर्क में आया होगा तो वैसे मजदूरों को भी क्वारंटीन में रखा जाएगा। कैटेगरी ख के मजदूरों को होम क्वारंटीन में रहने से संबंधित हलफनामा भरकर देना होगा। आपको ये भी बता दें कि होम क्वारंटीन में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए घर घर टीम भेजकर उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कैसे क्या होगा, पूरा मैप आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को क्वारंटीन सेंटर की स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने 10 जिलों के 20 क्वारंटीन केंद्रों का जायजा लिया। साथ ही क्वारंटीन सेंटर पर दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया और प्रवासियों से बात की। सीएम ने शौचालय, पेयजल, रसोई घरों, लोगों के रहने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही क्वारंटीन सेंटर पर साफ सफाई का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे लोगों से अपील की है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी लोगों का क्वारंटीन केंद्रों में रहना बेहद जरूरी है। यही कोरोना वायरस से बचने का उपाय है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी को बिहार में ही काम दिया जाएगा। इच्छुक लोगों के जॉब कार्ड्स भी बनाए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा है कि स्किल के मुताबिक लोगों को जॉब दी जाएगी। उन्होंने प्रवासियों से कहा है कि अपने श्रम बल का बिहार में उपयोग करें। पेवर ब्लॉक उद्योग की बिहार में असीम संभावनाएं हैं। जल जीवन हरियाली,
हर घर पक्की गली नाली और अन्य योजनांतर्गत किए जा रहे कार्यों में पेवर ब्लॉक का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीविका से भी जोड़कर महिलाओं को रोजगार दिलाएं। सीएम ने प्रवासियों से कहा है कि बिहार में ही रहिए और आप सभी लोग बिहार के विकास में भागीदारी अपनी रखिए और बनिए। माननीय मुख्यमंत्री ने उन लोगों से वहां पर दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और सभी लोगों का ये कहना था कि उन्हें वहां अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने इसके अलावा वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किचन का, टॉयलेट का, स्नानागार का और जो भी उनके रहने की जगह हैं, कमरों का और जो बाहर अन्य सुविधाएं दी गई हैं, उनका पेयजल की उनकी व्यवस्था कैसी है, इन सभी चीजों का निरीक्षण किया। जिस प्रकार से क्वारंटीन सेंटर में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्देश गया है, जो व्यवस्था की गई है, ये देश में कहीं ऐसा व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को एक इंडिविजुअल मच्छरदानी हो, बाल्टी उसका सेपरेट हो, लोटा हो, गंजी हो, लुंगी हो और उसका लैट्रिन सेपरेट हो, खाने की बेहतर चार्ट विदा कर दिया गया हर जगह। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि वहाँ क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोग बहुत खुश हैं, अगल बगल के लोग भी सहायता कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था है क्वारंटीन सेंटर में, अभी ये व्यवस्था देश में नहीं है और देश में यदि है भी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार बहुत बेहतर व्यवस्था किया है। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी अब सीधे क्वारंटीन सेंटर पर जो लोग हैं वहां पर क्वारंटीन सेंटर में जो स्टे कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, भाई कोई परेशानी है तो बताओ। इससे अधिक एक सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज देश की 22 बड़ी विपक्षी पार्टियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। प्रमुख विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में संवाद की भावना को भुला दिया गया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। बैठक में बिहार के विपक्षी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, इसके अलावा आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी हिस्सा लिया। बात है तो 25-25 किलो जो है अगले 6 महीने तक उन लोगों को राशन देने की बात की जाए। लेबर लॉ के जो चेंजेस जो हो रहे हैं उसका हम लोगों को विरोध करना होगा और खास तौर पे मेरे ख्याल से यूपीए का जो काम रहा है मनरेगा और राइट टू फूड स्कीम, उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत है। अब जो लेबर जो है वो काम उनका नौकरी छूट गया, वो वापस बिहार आ रहे हैं, अपने प्रदेश वापस आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। तो मनरेगा जैसे जो योजनाएं थी उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है स्पेशली जनरेशन में, स्पेशली फॉर द रूरल, हम लोगों को इस पे भी सरकार को घेरना चाहिए और डिमांड करना चाहिए। और बीजेपी का जितना भी फेलियर रहा है उसको हम लोगों को एग्रेसिवली एडवर्टाइज करना पड़ेगा। जो सच्चाई है अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मैडम सोनिया जी हैं और सभी 22 पार्टी के लीडर्स यहां बैठे हैं। वी शुड कम विथ अ एक्शन प्लान, एक अच्छा बड़ा आगे का भी प्लान बनाने, क्योंकि ये पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। और बीजेपी की जितनी चीजें हैं उसको हम लोगों को फेलियर्स को लगातार एग्रेसिवली गिराने का काम करना है। और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सारी बातें जो है मोटा मोटी आप लोगों के बीच आ गई है। और मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा सोनिया मैम को कि आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मैं चाहूंगा कि ये फ्रीक्वेंटली जो है ये होता रहे। तो वहीं तेजस्वी यादव का सोनिया गांधी के साथ विमर्श मामले पर मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बिहारी अस्मिता पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव को दूसरे राज्यों की इंडस्ट्री की चिंता हो रही है।
मीटिंग में तेजस्वी ने कहा कि बिहारी अगर दूसरे राज्य नहीं जाएंगे तो वहां इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। तेजस्वी यादव खाते हैं बिहार का और गाते हैं दूसरे राज्य का। तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों की मीटिंग में इस बात की जानकारी नहीं दी कि आखिर तेजस्वी 50 दिनों तक कहां थे। इसके अलावा तेजस्वी ने मीटिंग में बिहार में सरकार की ओर से किए जा रहे कामों का भी जिक्र नहीं किया है। क्या क्या उन्होंने कहा, यह हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने प्रवासी लोगों को रोजगार देने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। तो जिस तरीके से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, इसमें बात हुई, इसको लेकर किस तरीके से निशाना साधा गया है तेजस्वी यादव पर, एक एक बात सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ। और नीरज कुमार का जिस तरीके से बयान आया है वो हम आपको। बिहार के प्रवासियों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आश्वस्त किया है, रोड मैप तैयार है, हम आपको काम देंगे। लेकिन विपक्ष के नेता को चिंता है कि प्रवासी अगर दूसरे राज्यों में जाएंगे, जहां उनको बीमारी के नाम पर, जहां उनको अपमानित किया जाता है, अगर वो नहीं जाएंगे तो दूसरे राज्य का इंडस्ट्री का क्या होगा, दूसरे राज्य के इकोनॉमी का क्या होगा। खाते हैं बिहार का और गाते हैं दूसरे राज्य का। ये स्वाभाविक रूप से प्रतिपक्ष के नेता ने जो अपना राजनीतिक आचरण आज पेश किया है, वह बिहारी अस्मिता पर सीधा हमला है। तो विपक्षी नेताओं के साथ सोनिया गांधी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि जनता ने विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता संकट काल के समय गायब रहते हैं, इनसे जनता का कभी भी भला नहीं हुआ है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। संजय जी, सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और कई बातें जो हैं उसमें सामने आई हैं। देखिए, जिन लोगों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, वह लोग इसी तरह से इकट्ठा होते हैं और आपस के बातें करते हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह जितने भी हैं, चाहे वह बिहार के ही क्यों ना हो, संकट काल के समय गायब रहना और उसके बाद कभी दिल्ली में प्रकट होना, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रकट होना, इनसे न जनता का कभी भला हुआ है। और जनता अच्छे से जानती है कि यह पूरा जो गठबंधन है, केवल सत्ता प्राप्त करके और विभिन्न घोटालों से बचने के लिए कांग्रेस सरकार और बिहार में जो उनके सहयोगी हैं, वह पूरा गठबंधन अपनों को घोटालों से बचाने का गठबंधन है। अपनों से घोटालों को बचाने का गठबंधन है। लेकिन दो चीजें और देखा जा रहा है कि महागठबंधन कहा जा रहा है। 3 नेता अलग बैठक कर रहे हैं, बार बार, कम से कम 5-6 बार हो गए। मुकेश सहनी, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा अलग बैठक करते हैं, कांग्रेस और आरजेडी अलग थलग हो जाती है। देखिए, जब कोई गठबंधन सिद्धांत पर होता है या विकास पर होता है तो उसकी एक चर्चा होती है। जब गठबंधन इस पर होता है कि आप हमें भ्रष्टाचार से बचाइएगा या इस पर होता है कि हमें कितनी सीटें दीजिएगा, तो जाहिर बात है कि इस तरह का गठबंधन नहीं टिकना है। 2 दलों का यह एजेंडा है कि कैसे हमारे परिवार के लोग भ्रष्टाचार से बच जाएं, तो वह दोनों एक हो जाते हैं। और 3 दलों का एजेंडा है कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकें, जिससे कुछ हम अपने भविष्य में उम्मीद बना सकें, वो तीनों अलग हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, उस पर जो गरीब जो हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं, उन पर लेकर बात हुई है। लेकिन अंदर खाने से खबर ये है कि बिहार चुनाव पे बात हुई है। ये सब कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा लगता, आज भी लुधियाना में मेरे बहुत लोग फंसे हुए हैं। वो 2000 बसें पंजाब से चल करके बिहार पहुंच गई होती तो हम धन्यवाद देते। या कांग्रेस में राजस्थान में हमारे जो कोटा में बच्चे जब फंसे हुए थे, उनके लिए कोई कदम बढ़ाया होता। या आज भी प्रतिदिन देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कितने ज़्यादा अप्रवासियों को दिक्कत हो रही है आने में,
वहाँ से ही कांग्रेस 2-4 हजार बसें भेज दी होती अब अप्रवासियों की, तो कम से कम एक उदाहरण तय होता। पर इनका एक ही काम है कि किसी तरह से राजनीति करना। मैंने आज तक किसी एक कांग्रेसी को पूरे बिहार में एक भी गरीब व्यक्ति को मदद करते हुए 50 दिनों में नहीं देखा। तो संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष केवल जो है वो राजनीति कर रही है और राजनीति ही उनका एजेंडा है। सिंधु के साथ रुपये से बात जी मीडिया पटना। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले और पटना को डूबने से बचाने के लिए लॉकडाउन के बीच मीटिंग की गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, उद्योग मंत्री श्याम रजक, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा के अलावा पटना के तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया है। बैठक में पटना नगर आयुक्त बुडको एमडी भी शामिल हुए थे। लॉकडाउन के बाद खुले में पहली आपको बता दें कि विभागीय ये मीटिंग रही है और मीटिंग के दौरान पटना के 9 बड़े नाले की उड़ाही की भी समीक्षा की गई है। आपको ये भी बता दें कि बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बरसात शुरू होने के पहले 30 मई तक उड़ाही पूरी कर ली जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि नाले से निकले सिल्ट का उठाव भी जल्द हो। सैदपुर नाले का नया रूप होगा और गहरी सफाई भी होगी। इसके अलावा इस नाले पर हर 1 किलोमीटर पर नाले को पार करने के लिए पुल भी बनेगा। इसका उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और बैठक में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश मंत्री ने नाला उड़ाई में बिजली पोल बड़ी समस्या को खत्म करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि उनके सवाल पर पटना कमिश्नर और नगर विकास एवं आवास प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बिजली अधिकारी को इससे हटाने को भी कहा है। दरअसल पटना बाईपास नाला में कई बिजली पोल खड़े हैं जिनसे पानी निकलने में समस्या आती है। कमिश्नर आनंद किशोर ने पटना में 9 बड़े नाले के अलावा नए नाले को बड़े नाले के रूप में चिन्हित करने को भी कहा है। उन्होंने कहा है कि बड़े नए नाले को चिन्हित करने का समय है ताकि उसकी सफाई ठीक से हो सके। पटना में कम से कम 20 बड़े नाले को चिन्हित कर उसे ठीक से सफाई की जाएगी। उन्होंने पटना नगर आयुक्त को ये काम 1 हफ्ते में करने को कहा है। पटना को जल जमाव से मुक्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई थी और जिसमें बुडको, पटना नगर निगम, नगर विकास विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे और विस्तार से जल जमाव से मुक्ति के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसकी समीक्षा की गई। और इस बैठक में यह वो जानकारी मिली कि नगर विकास विभाग ने 167 करोड़ की लागत से जो वर्तमान पंपिंग स्टेशन है उनकी क्षमता वर्धन के लिए 265 वर्टिकल सबमर्सिबल सीएफ पंप, डीजल जनरेटर सेट, ट्रॉली माउंटेड डीजल पंप आदि की खरीद का आदेश दिया गया है ताकि जो हमारे वर्तमान जो पंपिंग स्टेशन है उनकी क्षमता वर्धन की जा सके और नए पंपिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए और पंप की अधिष्ठापित किया जा सके। इसके लिए 167 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से और ये आदेश दिया गया है खरीद का। और आज की बैठक में मैंने ये कहा कि हर हालत में और 31 जुलाई के पहले और इनकी खरीद करेंगे अधिष्ठापन का कार्य पूरा कर लिया जाए। और बिहार में पुलिसिंग में पारदर्शिता लाने के मकसद से पुलिस मुख्यालय ने बड़ी पहल की है। मुख्यालय ने अच्छा और बुरा काम करने वाले सभी स्तर के पुलिसकर्मियों का आपको बता दें कि फीडबैक मंगाया है। जनप्रतिनिधि, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक मंगाया गया है। अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों की सबूत के साथ जानकारी भी मांगी गई है। बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों की भी जानकारी सबूत के साथ मांगी गई है। जानकारी के लिए मुख्यालय ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। क्या ये व्हाट्सएप नंबर है ये भी हम आपको बता देते हैं। 9431602301 पर आप जानकारी दे सकते हैं। पुख्ता जानकारी होनी चाहिए।
और जो जानकारी दी जाएगी उसकी जांच विभाग के आला अधिकारियों की टीम करेगी। इसके अलावा 22 मई से 31 मई तक लोग ये जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, इसको छुपाया जाएगा। जानकारी देने वाले अपने इलाके के अपराधियों की भी जानकारी पुलिस मुख्यालय तक सीधे भेज सकते हैं। हर जिले में ये अभियान चलेगा। फिलहाल सीतामढ़ी में बुरा और अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों की जांच चल रही है। तो बिहार यूपी बॉर्डर पर प्रवासियों को खाना खिलाने के लिए लगाए गए आरजेडी के कैंप को प्रशासन द्वारा हटाने की कोशिश के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी कर कहा है कि आरजेडी के द्वारा संचालित प्रदेश भर में लालू रसोई और भोजनालयों के संचालन में प्रशासन द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि सरकार का गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंदों की सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं तेजस्वी के आरोप पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। दरअसल कैमूर जिले में बिहार यूपी बॉर्डर पर आरजेडी की तरफ से कैंप लगाया गया था और इस कैंप में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर परमिशन नहीं होने का हवाला देकर कैंप खाली करा दिया गया। बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूंगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा ले, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजारे ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडी को लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो है भाई मजदूर जो है वहां आ रहे खा रहे हैं, या तो खाने की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है उनको, और जो सेवा भाव जो है वो ज्यादा उनको मिल रहा है। आखिर या तो सरकार में कोई ना कोई कमी होगी कि वहां नहीं खा पा रहे जहां, या तो कोई व्यवस्था नहीं की गई होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भाइयों को ज्यादा से ज्यादा जो है आप भी खिलाइए, हम भी खिलाते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हमारा गरीब जो है भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में